हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12th बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करने की एबिलिटी, कितने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं, उसी की एबिलिटी को शो करता है मोबिलिटी, उसी को हम मोबिलिटी बोलते हैं। तो जितने इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा उतनी अच्छी उसकी मोबिलिटी होगी। और अगर मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में रुकावट आ रही है तो उसकी मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो जितना इजीली फ्लो कर सकता है इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा कंपोनेंट शो करता है? वो मोबिलिटी ही कंपोनेंट बताता है कि कितना इजी वे से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कोई हमारे पास कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर। तो इसको कुछ पोटेंशियल दे देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही किसी बैटरी से हम जोड़ेंगे क्या होगा, इसमें पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, इस साइड में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये पॉजिटिव क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना इजीली फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से मूव करेगा तो एक किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब भी यहां मूव करता है तो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने लास्ट क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया कि मोशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक लगातार सीधी दिशा में स्ट्रेट लाइन में नहीं फ्लो कर पाता है, वो जिगजैग पाथ में मूव करता है। तो उसकी अलग अलग वेलोसिटी जो है वो होती है। तो जब अलग अलग वेलोसिटी की बात जब हम करते हैं तो वहां एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता पाते, तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो जो मोबिलिटी होता है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। अब मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो वीडी अपॉन में ई होता है, जहां ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और वीडी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया क्या है। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करते हैं तो वो मोबिलिटी को करस्पॉन्ड करता है, वही उसकी मोबिलिटी बताता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड एट दिस सर्किट एट दिस कंडक्टर, या फिर नॉर्मली आप ऐसे बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब वीडी की कुछ हम वैल्यू लास्ट क्लास में निकाले थे। जो वीडी की वैल्यू आई थी वो वीडी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन में एम आई थी। तो इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 कर दे, इसको 2 कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से वीडी की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, वीडी की वैल्यू रखेंगे ई टाउ अपॉन में एम अपॉन में ई। अब देखिए यहां माइनस लगा हुआ है, बट यहां हम माइनस नहीं ले रहे हैं। देखिए, जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस कंसीडर करेंगे। माइनस किसको बताता है? माइनस डायरेक्शन को बताता है। और जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, निगेटिव साइन लगाने की वहां जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पे हम ई से ही कैंसिल कर देंगे, तो जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो ई टाउ अपॉन में एम आ जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। तो जो मोबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो देखिए, मोबिलिटी म्यू जो है टाउ पे डिपेंड कर रही है। टाउ हमारा क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है ना। तो दो कोलिजन्स के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज टाइम होता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो टाउ हमारा क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। तो मोबिलिटी म्यू किस पे डिपेंड कर रही है? मोबिलिटी म्यू डिपेंड कर रही है टाउ पे, और डिपेंड कर रही है, अब हम जानते हैं कि टाउ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर मोबिलिटी टाउ पे डिपेंड कर रही है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो देखा जाए तो मोबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो मोबिलिटी घट जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। तो जैसे जैसे आप हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस कंडक्टर का, वैसे वैसे मोबिलिटी क्या होगी इसकी, घटती चली जाएगी। इसको याद रखेंगे, इसमें मैं अभी क्वेश्चन भी कराता हूं अभी आप लोगों को, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ये बताइए कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है या होल्स की ज्यादा होती है। किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है? मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है या मोबिलिटी होल्स की ज्यादा होती है? किसकी मोबिलिटी ज्यादा है यहां पे? तो इस चीज को समझने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं एक सेमीकंडक्टर, चाहे जर्मेनियम कंसिडर कर लीजिए चाहे सिलिकॉन कंसिडर कर लीजिए। इससे हम इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी को समझते हैं, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पे हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को यहां पे कंसिडर कर लेते हैं SI। तो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है उसका आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर 14 होता है तो 284 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे। लेकिन स्टेबिलिटी इस पूरे स्ट्रक्चर में कैसे आएगी भाई? स्टेबिलिटी तभी कोई एटम प्राप्त करता है जब उसके सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो। तो 4 तो ये दिखाई दे रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में 4 होते हैं, तो यहां 4 हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबका 4 हम बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये जो 4 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे? अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड ये कैसे बनाएंगे देखिए जरा। इस तरीके से ये बॉन्डिंग करना शुरू करेंगे। तो सब में जो है 8-8 कंप्लीट हो जाएगा, 8-8 जो है सब में कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आगे बनाता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसमें स्टेबिलिटी जो है आपको दिखाई देगी, इसमें स्टेबिलिटी। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इसको हीट करते हैं। तो जैसे ही हीट करेंगे, हीट करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आता है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और जहां से बाहर आता है वहां पे क्या बन जाता है? होल बन जाता है। उसको क्वांटम वैकेंसी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए। लेकिन जो होल है वो बॉन्ड्स के बीच में ही मूव करेगा। तो इजीली कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कहीं पे भी मूव कर सकता है। लेकिन होल केवल बॉन्ड टू बॉन्ड मूव करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो हमेशा अधिक होती है मोबिलिटी ऑफ होल्स से। याद रखेंगे इसको। और इसको हम लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर यहीं से अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कैसे लिख सकते हैं? यही मोबिलिटी का फॉर्मूला है। तो म्यू ई इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन में एम ई। और होल के लिए अगर लिखें तो म्यू एच इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन में एम एच। तो ये क्या हो गया? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया? मोबिलिटी ऑफ होल हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये है आपका फुल एक्सप्लेनेशन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 14 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो यहां पे क्या क्या आपको दिया हुआ है? गिवन है V इज इक्वल टू 14 वोल्ट, लेंथ दिया हुआ है 0.2 मीटर एंड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन में ई। यही फॉर्मूला हम जानते हैं। अब देखिए वीडी अपॉन में ई, हमें वीडी दिया हुआ है, ई हमें नहीं पता है, ई निकालना है हमें।
तो ई निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, E इज इक्वल टू वी अपॉन में एल। ये कहां से हमको पता है, E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, ये वैल्यू हम जानते हैं। यहां से हमको पता है E इज इक्वल टू वी बाई एल। ये क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और लेंथ के बीच में ये इसका रिलेशन है। ये कैसे पता है, मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का लेंथ L है और इसमें कुछ हम पोटेंशियल दिए हुए हैं, कुछ बैटरी लगाए हुए हैं जिसका पोटेंशियल V है और इससे जनरेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है ना। तो यहां पे E, V और L में जो रिलेशन है वो होता है E इक्वल टू वी बाई एल। अब इसकी वैल्यू को उठा के हम यहां रख सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा VD अपॉन में V बाई एल। ये L ऊपर आ जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा VD इंटू एल अपॉन में V। अब हमें VD भी पता है, L भी पता है और V भी पता है, उठा के रख देंगे, क्या हो जाएगा VD 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन इंटू एल है 0.2 इंटू जो V की वैल्यू है वो 14 है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 0.28 इंटू 10 पावर माइनस 4 के लगभग इसकी वैल्यू आएगी, है ना। इसकी लगभग वैल्यू इतनी आपकी लगभग निकल करके आती है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी वैल्यू तो इतनी आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंजेस फॉर अ गुड कंडक्टर। एक अच्छे कंडक्टर के लिए कैसे मोबिलिटी चेंज हो रही है। व्हेन, पहला कंडीशन क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीज्ड। जब कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट, तो रिलेशन हम क्या जानते हैं, एक ही रिलेशन से हमको पता चल जाएगा। रिलेशन हमको पता है म्यू प्रोपोर्शनल टू टाउ प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये रिलेशन अभी जस्ट मैंने पढ़ाया। कह रहा है कि टेम्परेचर किसी कंडक्टर का, कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब कोई कंडक्टर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जा रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू VD अपॉन में E, और VD को हम लिखते हैं E टाउ अपॉन में M। तो वहां पे क्या कहीं पे भी ये पोटेंशियल डिफरेंस पे ये डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि जब आपका टेम्परेचर घटेगा तो मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टेम्परेचर घटेगा तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर किसी कंडक्टर का आप घटा रहे हैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे मोबिलिटी डिपेंड ही नहीं करती है कहीं से भी। तो अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकंड क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब कह रहा है कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस उसको डबल कर दिया जा रहा है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया जा रहा है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं मोबिलिटी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कीजिए, घटाइए, बढ़ाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोबिलिटी पे। तो क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस मोबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सेकंड वाले केस में, बी वाले केस में मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आगे बात समझ में, उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास समझ में आई हो बेटा तो आज के क्लास वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। और अगर नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।